नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। मैं पद्माराम चौधरी। आज संस्कृत विषय में हम संधि की बात कर रहे हैं। ये अपना जो वीडियो है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए। विद्यार्थियों, जो विशेष रूप से 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देना, क्योंकि अपना पहली बार ही मुकाबला हो रहा है संस्कृत विषय से। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम जो भी बात पढ़ रहे हैं तो उनको बिल्कुल ध्यान से एकाग्र मन से पढ़े, ताकि बार बार हमें पुनः उनको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम बात कर रहे हैं संधि की, कि संधि क्या है, ये शब्द कैसे बना है, इनके कितने भेद हैं, इसकी क्या परिभाषा है, भेदों के कितने भेद हैं, वो सारा हम अभी पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको जो संधि पद है उसकी उत्पत्ति बता देता हूँ कि संधि पद कैसे बना है, किन शब्दों के योग से बना है। जब कोई भी शब्द हम लिख रहे हैं तो वो भी किसी शब्दों के योग से बना है या किन्हीं वर्णों के योग से बना है। तो हम देख रहे हैं कि जो संधि पद है वो कैसे बना है। पहले मैं आपको जानकारी ये दे दूं कि जो संधि शब्द है उसका सामान्य अर्थ होता है मिलाना, जोड़ना या योग करना भी कह सकते हैं। किन को मिलाना? दो वर्णों को मिलाना। जब दो वर्णों की परस्पर निकटता के कारण, समीपता के कारण जब उनको मिलाते हैं और मिलाने पर उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाती है। जब हम इसके आगे भागों की या भेदों की बात करेंगे तो वो भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, पहले आप इनको समझें फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले ये जो संधि पद है ये 3 शब्दों के योग से बना है। पहला है सम, दूसरा है धा, तीसरा है की। तो इसमें विद्यार्थियों ये देखना है कि जो सम है ये क्या है। तो सम उपसर्ग है। क्या है विद्यार्थियों? उपसर्ग। धा क्या है? धा धातु है। और की क्या है? की प्रत्यय है। सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यात निष्पद्यते संधि इति, यानी जो संधि पद है वो सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से बना है। अब जो 7वीं और 8वीं के विद्यार्थी हैं उनको तो पता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, कितने होते हैं, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है। लेकिन जो 6 क्लास के विद्यार्थी वो ध्यान दें कि इसमें जो उपसर्ग पद है वो क्या है, किसे कहते हैं। तो उपसर्ग की जो परिभाषा है वो ध्यान से सुनना। यानी उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी किसी धातु या शब्द के जो आगे जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं, पूर्व में जुड़ते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्गों की संख्या है वो 22 है, द्वाविंशति होती है। और अगर धातु की बात करें तो आपने हिंदी में क्रिया पढ़ी होगी, क्रिया का नाम सुना होगा। क्रिया यानी किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। तो उसी क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। उसी क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। हिंदी में हम क्रिया कहते हैं और संस्कृत में धातु कहते हैं। और धातु भी 2 प्रकार की होती है, उसकी विस्तृत जानकारी हम अपने आगे के ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। अब इसके बाद में है प्रत्यय। तो विद्यार्थियों, प्रत्यय उपसर्ग का विपरीत होता है। विपरीत कैसे? इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिए। वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी विद्यार्थियों, उपसर्ग तो किसी धातु या शब्द के पूर्व में जोड़ता है, जबकि प्रत्यय किसी धातु या शब्द के अंत में जोड़ता है। तो ये इसका विपरीत हो गया। तो आपको तीनों की जानकारी मिल गई। अब हम देखते हैं कि जो संधि शब्द है, जो संधि है, इसकी क्या परिभाषा है।
तो लिखिए आप, परिभाषा इसकी बहुत सरल है विद्यार्थियों। परः सन्निकर्ष संहिता। क्या है विद्यार्थियों? परः सन्निकर्ष संहिता। अब इसमें जो संहिता पद आया है वही संधि का दूसरा नाम है, यानी संहिता का या संधि का एक ही बात है, यानी संधि को हम संहिता कह सकते हैं। संधि का दूसरा नाम संहिता है। लेकिन ये संहिता किन की होती है, संहिता किसे कहते हैं, तो वो देखिए कि परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष का मतलब है कि वर्णों की अत्यधिक निकटता के कारण जब उनको मिलाया जाता है और मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाता है। यानी किन को मिलाया जाता है? दो वर्णों को। कौन कौन से दो वर्णों को मिलाया जाता है? तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को मिलाया जाता है। यानी जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो बीच में धन यानी प्लस का जो चिन्ह लगाते हैं, उसे जो पहले का शब्द है उसको पूर्व पद कहा जाता है, या पूर्व शब्द कहा जाता है, या पहला शब्द कहा जाता है। और प्लस के बाद वाला जो शब्द है उसको हम पर शब्द कह सकते हैं, पर पद कह सकते हैं, दूसरा शब्द कह सकते हैं, या दूसरा पद कह सकते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है उनको मिलाया जाता है। तो लेकिन इनकी हिंदी में परिभाषा देखिए क्या होगा, सरल भाषा में लिखेंगे हम। जब दो वर्णों को परस्पर मिलाया जाता है और मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। यानी विद्यार्थियों कि जब दो वर्णों को परस्पर मिलाया जाता है और मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। यानी संधि वही है कि जब दो वर्णों को मिलाने पर जो विकार यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो संधि है। संधि का सामान्य अर्थ संधि का सामान्यतः अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। विद्यार्थियों संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। यानी जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं या जोड़ते हैं तो वो संधि कहलाती है। बहुत सरल परिभाषा है, परः सन्निकर्ष संहिता। यानी वर्णों को मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वो संधि कहलाती है। अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद कितने हैं? विद्यार्थियों संधि के 3 भेद होते हैं। संदेह त्रिधा, यानी संधि के
3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। वे 3 भेद कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला भेद आता है स्वर संधि। विद्यार्थियों, स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? आपको मैंने पहले 2-3 बार बताया है। स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है, तो इसको हम स्वर संधि या अच संधि कह सकते हैं। और इसका दूसरा जो भेद आता है वो आता है व्यंजन। और व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? हल। तो हम इसको हल संधि भी कह सकते हैं, व्यंजन संधि कहें या हल संधि कहें। और इसका तीसरा जो भाग है वो आता है विसर्ग संधि। तो विद्यार्थियों, भेद, इसके भेदों की बात की जाए, संदेह त्रिधा, यानी संधि के 3 भेद होते हैं या संधि 3 प्रकार की होती है। वे कौन कौन से हैं? पहला है स्वर, जिसको हम अच कहते हैं, तो स्वर संधि कहो या अच संधि कहो। दूसरा व्यंजन, व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं, तो हम इसको हल संधि भी कह सकते हैं। और इसका तीसरा भाग है विसर्ग संधि। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे अब जब इनकी परिभाषा की बात की जाए, इनके भेदों की परिभाषा की बात करें, तो इनके नाम से ही हमें इनकी परिभाषा ज्ञात हो जाती है। अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो इनके नाम से ही हमें परिभाषा ज्ञात हो जाती है। जैसे पहला स्वर है, तो सीधी बात है कि जब स्वर संधि कैसे कहेंगे? यहाँ पर जब नाम ही स्वर दिया हुआ है तो समझ ले कि वहाँ पर स्वरों का मेल होगा। किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण स्वर ही होगा और स्वरों का ही मेल होगा। और दूसरी संधि है व्यंजन संधि या हल संधि कह सकते हैं। तो व्यंजन का मतलब कि यहाँ पर व्यंजन वर्णों का मेल होगा। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो व्यंजन ही होगा, लेकिन द्वितीय शब्द का जो पहला वर्ण है वह स्वर भी हो सकता है। वहाँ पर स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी वर्ण हो सकता है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए और उनको मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होगा वो व्यंजन संधि होगी। और तीसरा, अगर इसका भाग, इसकी बात की जाए तो विसर्ग, तो सीधी बात है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग होगा और उस विसर्ग के स्थान पर कभी नया वर्ण आएगा या कभी विसर्ग का ही लोप हो जाएगा। तो लोप होने या नए वर्ण आने की स्थिति में इनको विसर्ग संधि कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पुनः इसके पहले भेद की, यानी स्वर संधि की, कि स्वर संधि क्या है, किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो लिखिए पहला स्वर यानी अच संधि। विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा लिखिए, बहुत सरल है। इसकी परिभाषा है यदा द्वयो स्वर योः परस्परम मेलनम जायते, मेलनम जायते तत् मेलनम स्वर संधि कथ्यते। तो विद्यार्थियों, स्वर संधि की परिभाषा है यदा द्वयो स्वरयो परस्परम मेलनम जायते तत् मेलनम स्वर संधि कथ्यते। यानी जब दो स्वर वर्णों को परस्पर मिलाया जाता है और मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाती है। तो हिंदी में इसकी परिभाषा लिखिए, जब दो स्वर वर्णों को परस्पर मिलाया जाता है
मिलाया जाता है और मिलाने पर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। विद्यार्थियों, सीधी सी बात है कि जब दो स्वर वर्णों को परस्पर मिलाया जाता है और मिलाने पर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। यानी जब हम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को जब आपस में मिलाएंगे और मिलाने वाले या मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर है तो वह स्वर संधि कहलाएगी। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं इसके भेदों की कि स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो देखिए तो विद्यार्थियों देखिए इनके भेद कौन कौन से भेद हैं। स्वर संधि के भेद इनके अगर हम भेदों की बात करें तो विद्यार्थियों स्वर संधि के मूल रूप से 5 भेद हैं। वे कौन कौन से देखें। स्वर संधि पंचधा, यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। वे 5 भेद कौन कौन से हैं तो देखें। पहला इसका आता है दीर्घ संधि, दूसरा आता है गुण संधि, तीसरा आता है वृद्धि संधि, और चौथा यण संधि, और अंतिम या 5वां है अयादि संधि। तो विद्यार्थियों मूल रूप से इसके 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। लेकिन ये अपने कक्षा 6 से 8 तक के लिए हैं। लेकिन जैसे ही आप 9वीं कक्षा में प्रवेश करोगे या आप 9वीं में अध्ययन करोगे तब वहाँ पर आपको स्वर संधि के 7 भेद पढ़ने पड़ेंगे। वहाँ स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। इनमें 2 भेद और जोड़ने पड़ेंगे हमें, पूर्व रूप और पर रूप। लेकिन अपने इस लेवल तक अपने को 5 भेद याद रखने और हम इन 5 का ही उदाहरण पढ़ेंगे। तो इसमें पहले भेद की हम बात कर रहे हैं। इसका पहला भेद है दीर्घ संधि। विद्यार्थियों दीर्घ संधि इसका परिभाषा सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। यानी इसका मतलब क्या है देखें कि अकः सवर्णे दीर्घ। अकः, अकः का मतलब है अक एक प्रत्याहार है और इस अक प्रत्याहार की बात करें तो इसमें वर्ण आएंगे अ, ई, उ, री और री। विद्यार्थियों अक का मतलब है अ, ई, उ, री, री। यानी कि अक सवर्णी, सवर्णी का मतलब है समान वर्ण। अक यानी अ, ई, उ, री, री। इसके बाद सवर्ण हो यानी समान वर्ण हो। समान वर्ण होने का मतलब है कि अ के बाद में अ हो,
या अ के बाद में आ हो, ई के बाद में ई हो या ई हो, ई हरिस्व या दीर्घ कोई भी हो, और ऊ के बाद में ऊ हरिस्व या दीर्घ कोई भी हो तो वह समान वर्ण है, सवर्ण है। और री के बाद में री हरिस्व या री दीर्घ कोई भी हो तो वह सवर्ण है, वह समान वर्ण है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि यहाँ पर हमने जो लृ वर्ण लिखा है, इस लृ का दीर्घ नहीं होता है, तो इसलिए इसकी दीर्घ संधि भी नहीं होगी। अपने को मूल रूप से दीर्घ संधि करनी है इन 4 वर्णों की, अ, ई, उ और री की, क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता है, तो जिसका दीर्घ नहीं होगा तो उसकी दीर्घ संधि भी नहीं होगी। तो हमें यह सूत्र याद रखना है कि अक सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ का मतलब है कि अ, ई, उ, री के बाद में पुनः अ, ई, उ, री आ जाए तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। दीर्घ रूप होने का मतलब है कि अ के बाद में अ आए या अ के बाद में आ आए तो इसका दीर्घ रूप हो जाएगा आ। ये जो ई हरिस्व है इसका दीर्घ रूप होता है दीर्घ ई, यानी बड़ी ई इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। और ऊ का दीर्घ रूप ऊ होगा, यानी बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ जिसको कहते हैं। और री का दीर्घ रूप बड़ी री या दीर्घ री होगी। अब हम आगे इनकी हिंदी में परिभाषा क्या है वो देख दें, वो लिखिए। यह संस्कृत में इसकी परिभाषा यानी इसको परिभाषा सूत्र कहा जाता है अक सवर्ण दीर्घ। अब हम बात करते हैं इसके हिंदी की परिभाषा की, तो लिखिए, जब हरिस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद अ या आ, ई या ई, उ या उ, री या री आए तो दोनों, या दोनों का मतलब है कि पूर्व और ऊपर यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप हो जाता है, दीर्घ रूप हो जाता है। अर्थात दीर्घ रूप कौन कौन से होंगे? आ, ई, उ, री हो जाता है। यह है परिभाषा इसकी हिंदी में। विद्यार्थियों पुनः देख लीजिए, समझे ध्यान से, कि जब हरिस्व या दीर्घ, हरिस्व का मतलब है यह अहरिस्व है और दीर्घ का मतलब है यह आ दीर्घ है। यह ई हरिस्व है, यह ई दीर्घ है। यह उ हरिस्व है, यह उ दीर्घ है। यह री हरिस्व है और यह री दीर्घ है। तो इनका मतलब है कि जब हरिस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद अ या आ, ई या ई, उ या उ, री या री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप हो जाता है, अर्थात आ, ई, उ, री हो जाता है। यानी कि अगर अ के बाद में भले ही अ आए या आ आए उसका दीर्घ रूप आ होगा। और पहले अगर आ जाए, पहले आ हो और उसके बाद में अ है तो भी उसका दीर्घ रूप आ ही होगा। और ई के बाद में भले ई हरिस्व हो या भले ही दीर्घ हो, कोई भी ई आए तो उसके स्थान पर उसका दीर्घ रूप दीर्घ ई होगा। और ऊ के बाद में ऊ भले ही हरिस्व हो या दीर्घ हो, कोई भी आए तो उसके स्थान पर इसका दीर्घ रूप ऊ हो जाएगा। और री के बाद में री हरिस्व हो या दीर्घ जो भी आए उसका दीर्घ रूप दीर्घ री हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो पहला हम बात करते हैं इसके पहले भाग की। तो पहला भाग इसका अ या आ के बाद में अ या आ हो
तो उसका दीर्घ रूप आ ही होगा। यानी विद्यार्थियों कि अ के बाद में आ आए या आ के बाद में अ आए या आ के बाद में आ आए तो उसका दीर्घ रूप आ ही होगा। जैसे देव धन आनंद। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, पहला पद क्या है? देव, यानी अंतिम क्या है? व में ध्वनि किसकी आ रही है? बोलो। व ध्वनि आ रही है अ की, व यानी अ की ध्वनि आ रही है और अ के आगे क्या है? आ। तो अ के बाद में आ आई तो इसका दीर्घ रूप क्या हो जाएगा? आ। दोनों के स्थान पर, दोनों का मतलब है कि यहाँ और यहाँ, इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जोड़ने पर दोनों के स्थान पर बन जाएगा आ। तो देव धन आनंद है, तो यहाँ आगे दोनों के स्थान पर आ रहा है, तो देव के साथ हम आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देवा। आगे क्या रह जाएगा? नंद। क्या बन जाएगा? देवानंद। देव धन आनंद बराबर देवानंद। देवानंद। अगला है विद्यार्थियों, जैसे विद्या धन अर्थी। विद्या, पहला शब्द क्या है? विद्या। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? विद्या। ध्वनि किसकी आ रही है? आ की। तो यहाँ आ के बाद आगे क्या है? अ। तो आ के बाद में अगर अ आए तो भी दीर्घ रूप क्या हो जाएगा? आ। तो यहाँ इन दोनों को हम जोड़ेंगे आ और अ को, तो क्या बन जाएगा? आ। तो विद्या धन अर्थी क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। यानी ये जो अ है ये इसके साथ में जुड़ जाएगा और बन जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी। विद्याधन आल्य। विद्या, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? विद्या। आ है और आगे भी क्या है? आ। तो इस आ को इस आ से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो विद्याधन आली क्या बन जाएगा? विद्यालय। विद्यालय। अंतिम एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे दैत्य धन अरि। दैत्य, ध्वनि किसकी आ रही है विद्यार्थियों? दैत्य। अ, और अ के आगे क्या है? दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी अ है, तो अ के साथ अ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अ धन अ बराबर आ। दोनों का बन जाएगा आ, तो हो जाएगा दैत्यारी। दैत्यारी। तो विद्यार्थियों अपना दीर्घ संधि का प्रकरण यही समाप्त।